नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में फिर से उपस्थित हूं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है पॉलिटी में वो है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई, इन्हें हम एजीआई भी कहते हैं, तो शॉर्टकट में ध्यान रखिएगा। उनसे संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है, हमारे संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं, उनसे सारे के सारे विषय। प्रारंभ करने से पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब हम भारत के महान्यायवादी के विषय में पढ़ते हैं तो बिल्कुल वैसा ही एक छोटा स्वरूप राज्यों के महाधिवक्ता का होता है, एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट के लिए। तो राज्यों से संबंधित अगर हम विषय पढ़ें महाधिवक्ता के और संघ स्तर पर महान्यायवादी के विषय पढ़ें तो बस केवल अनुच्छेदों का परिवर्तन होता है और राज्य और संघ वाला हिसाब किताब परिवर्तित होता है। अन्यथा जो स्वरूप इसका यहाँ पर होता है महान्यायवादी का संघ स्तर पर, बिल्कुल वैसा ही स्वरूप राज्य स्तर पर राज्य के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल का होता है। तो लगभग दोनों की एक ही बातें हैं, तो एक ही साथ ही पढ़ते हुए चलते हैं, अर्थात अलग अलग हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखिए, जब हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के विषय में पढ़ते हैं, भारत के महान्यायवादी के विषय में, तो ये भाग 5 में मिलता है और इससे संबंधित आर्टिकल है 76। ध्यान रखिएगा, भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। जब हम राज्य के महाधिवक्ता के विषय में पढ़ते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 165 का वर्णन है, जो भाग 6 के अंतर्गत वर्णित है। तो राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में वर्णित किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब इसके स्वरूप की बात करें कि आखिर ये महाधिवक्ता का स्वरूप कैसा है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है वो भारत सरकार का विधि सलाहकार है, लीगल एडवाइजर। तो विधि सलाहकार को हम वकील कहें एक शब्दावली में तो कह सकते हैं, हालांकि वकील कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, तो लीगल एडवाइजर या विधि सलाहकार हम कहेंगे। महाधिवक्ता राज्य सरकार का विधि सलाहकार होगा, ये संघ सरकार का विधि सलाहकार होगा, ये राष्ट्रपति का विधि सलाहकार होगा, वो राज्य के राज्यपाल का विधि सलाहकार होगा। लेकिन इसका जो स्वरूप है भारत में, खासतौर से महान्यायवादी के पद का, वो एक प्रकार के से स्वतंत्र स्वरूप है। स्वतंत्र का मतलब ये है, कारण ये है ये शासन के अंतर्गत पद नहीं है, ये राष्ट्रपति के अधीन तो है, लेकिन ये मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं। जैसे हम ब्रिटिश, क्योंकि ये ब्रिटिश काल की देन है भारत में महान्यायवादी की, तो हम ब्रिटेन में जब महान्यायवादी देखते हैं तो ब्रिटेन का जो विधि मंत्री होता है, न्याय मंत्री होता है, कानून मंत्री जो होता है, वही महान्यायवादी होता है। अलग से कोई व्यक्ति महान्यायवादी होता ही नहीं है। तो विधि मंत्री जो होता है वो, इसका सीधा सा मतलब है वो जो वहां की मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, कैबिनेट है, उसका ही सदस्य होता है, अर्थात वह एक राजनैतिक स्वरूप है। लेकिन जब भारत में बात करते हैं तो भारत में ये राजनैतिक स्वरूप बिल्कुल भी नहीं है, ये मंत्रिपरिषद से अलग स्वरूप है, इसका अपना स्वतंत्र स्वरूप होता है, जो राष्ट्रपति को और भारत सरकार को, मंत्रिपरिषद को रिपोर्ट करता है। बस ये स्वरूप होता है, उनको सलाह देने का कार्य करता है। इसकी नियुक्ति अलग होती है, मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसका स्वरूप ध्यान रखिएगा। जब नियुक्ति की बात करते हैं तो आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हमारे अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है, और जब महाधिवक्ता की बात करें तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। अर्थात संघ की मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जो योग्यता धारण करता है उसे भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम भारत के पहले महान्यायवादी स्वतंत्रता के बाद की बात करें केवल, तो एमसी सीतलावाड़ जो थे वो भारत के पहले महान्यायवादी थे, एमसी सीतलावाड़। और जो वर्तमान में हम 2020 में देख रहे हैं वो हैं के वेणुगोपाल। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सीतलावाड़ थे और अब वेणुगोपाल हैं। तो ये बीच में बहुत सारे लोग भारत के महान्यायवादी रहे हैं। योग्यताओं की बात करें कि इस व्यक्ति की योग्यताएं क्या है, जो 76 में ही वर्णित की गई हैं। इसका एक साधारण सा स्वरूप ये है, हमारे संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, कि भाई भारत का विधि सलाहकार है, भारत सरकार का, राष्ट्रपति का। तो इसका मतलब है कि एक योग्यताधारी व्यक्ति ही बन सकता है। और कौन सी योग्यता? वो योग्यता होगी भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता।
अब बात करते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता। तो वो तो आपको पढ़ा ही होगा पिछली क्लासेस में आपने, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत की किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्षों तक, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट भी हो सकती, 5 वर्षों तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में उसने कार्य किया हो। दूसरा, अगर वो योग्यता नहीं तो दूसरी ये है कि किसी कम से कम 10 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में उसने अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव प्राप्त किया हो। तो या फिर वो 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो किसी हाई कोर्ट में, या फिर 10 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में वह अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हो। और भारत सरकार की दृष्टि में भारत सरकार ने राष्ट्रपति की दृष्टि में एक अच्छा विधि सलाहकार हो और भारत का नागरिक हो। तो ये तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की योग्यता के लिए है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो योग्यता है वो भी वही है जो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए वर्णित की गई हैं। तो ये योग्यताएं जो निकल कर आती हैं वो एक तरह से आर्टिकल 124 से निकल कर आती हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इसका पद का कार्य क्या है। और जब राज्य के महाधिवक्ता की बात करते हैं तो उसका स्वरूप ये होता है कि राज्य का महाधिवक्ता राज्य के हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो ऐसा व्यक्ति जो राज्य के हाईकोर्ट की न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो उसे राज्य का महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। अब इसके अधिकार और कर्तव्य की बात करें जो 76(2) में दिया गया है। पहला ये है कि यह भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है, अर्थात भारत सरकार को, भारत के राष्ट्रपति को किसी कानूनी मामले में, किसी संवैधानिक मामले में, राज्यों के विषय से संबंधित कानून हो या जहां पर राष्ट्रपति की सिग्नेचर की बात आ रही हो, संघ से संबंधित सारे के सारे कानून हो, संवर्ती सूची से संबंधित कानून हो, अर्थात ऐसे विषय जो भारत के कानूनों से संबंधित हो, संविधान से संबंधित हो, उनसे संबंधित जो भी बातें हैं उनकी सलाह जिनके लिए भारत के राष्ट्रपति या भारत सरकार इसको निर्देशित करेंगे वह सलाह देने का कार्य करेगा। दूसरा, ये भारत सरकार का और राष्ट्रपति का वकील होता है, एडवोकेट होता है, अधिवक्ता होता है। अगर किसी भी भारत में कहीं पर भी किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ऐसा स्वरूप है किसी केस का जहां पर एक पक्ष भारत सरकार है, सामने कुछ भी हो सकता है, एक पक्ष राज्य सरकार हो सकती है, एक पक्ष में कई राज्य सरकारें हो सकती हैं, एक पक्ष में भारत सरकार और राज्य सरकारें और दूसरे पक्ष में कई राज्य सरकारें हो सकती हैं। तो ऐसे किसी भी मसले पर जहां पर भारत सरकार एक पक्ष होगी वहां पर ये वकील के रूप में उपस्थित होगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये भारत सरकार का वकील भी होता है। इसको कुछ अधिकार दिए गए, ये तो इसके कर्तव्य हैं, इसको कुछ अधिकार दिए गए हैं। अधिकार में सबसे पहला अधिकार ये है कि न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। भाई ये भारत सरकार के वकील के रूप में कार्य करता है तो सीधा सा मतलब है कि यह भारत के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उन हाई कोर्ट्स में ये कहीं पर भी मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से भारत में कहीं पर भी अपनी न्यायालय कोर्ट लगा सकता है। लेकिन ये भी है कि आपराधिक मामलों से संबंधित विषयों पर ये अपनी कोर्ट नहीं लगाएगा। जो ऐसे विषय होंगे जो सामान्य या समझौते के आधार पर सिद्ध होते हैं, भारत सरकार से संबंधित हो सकते हैं, उन पर यह सुनवाई कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से, सहमति निर्देश नहीं, अनुमति से ही ऐसा कर सकता है। लेकिन यह किसी भी ऐसे आपराधिक मामले की सुनवाई नहीं कर सकता जहां मृत्युदंड दिया जाता हो या किसी भी तरह का दंड दिया जाता हो, ऐसे किसी मामले की सुनवाई नहीं कर सकता। हाँ, वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसको निर्देशित कर दें तो ऐसा कर सकता है। संसद में उपस्थिति का अधिकार। उपस्थिति का मतलब ये है कि अगर कोई संसद के सामने कोई ऐसा विषय है जो विधियों का विषय हो सकता है, संविधान का विषय हो सकता है और इस व्यक्ति की सलाह की आवश्यकता है तो संसद में यह उपस्थित हो सकता है, चर्चा में भागीदारी कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, बहस में भागीदारी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। लेकिन यह मतदान नहीं कर सकता है। जैसे सीएजी भी मतदान नहीं कर सकते हैं, वो भी चर्चा में भागीदारी कर सकते हैं, वैसे ही अटॉर्नी जनरल भी मतदान नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह संसद के सदस्य नहीं होते हैं, ना ही हमारी लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना ही हमारी राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ये तो एक अलग सी नियुक्ति का स्वरूप है, ये ध्यान रखिएगा।
इसके साथ ही इसकी सहायता के लिए कुछ पद अन्य बनाए गए हैं जिनका वर्णन संविधान में नहीं मिलता है। वर्णन नहीं मिलने का मतलब ये नहीं कि वो स्वरूप विधिक पद नहीं है, वो विधिक पद हैं, लीगल पोस्ट हैं, संवैधानिक पद नहीं है, बस इतना है। जैसे भारत में कुछ पद होते हैं, जैसे एक सॉलिसिटर जनरल का पद होता है और इसके साथ 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, अर्थात सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के 2 पद, 3 लोगों का ये स्वरूप होता है। अर्थात ये टीम होती है पूरी जो इसकी सहायता के लिए नियुक्त की जाती है। भाई एक व्यक्ति कितना काम करेगा, और भारत सरकार के केस तो हर जगह लगे रहते हैं, इसलिए इसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सॉलिसिटर जनरल का जो पद है वो संविधान के अंतर्गत नहीं आता, ये भारत सरकार की नोटिस के माध्यम से स्थापित किया गया एक लीगल पोस्ट है केवल। तो भारत सरकार इसकी नियुक्ति करती है, भारत सरकार इस पद को सृजित करती है, संविधान इस पद को नहीं निर्मित करता है। इसके साथ ही यह निजी प्रैक्टिस भी कर सकता है। निजी प्रैक्टिस करने का मतलब यह है कि क्योंकि यह एक स्वतंत्र पद है तो निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की एक सामान्य अनुमति की इसको आवश्यकता हो सकती है। अगर आपराधिक मामले होंगे तो निश्चित आवश्यकता होगी राष्ट्रपति की। बिना आपराधिक मामलों में अगर ये वकील के रूप में कहीं काम कर रहा है निजी प्रैक्टिस के रूप में, तो फिर राष्ट्रपति की अनुमति लेना अति आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन किसी भी ऐसे मामले में यह निजी प्रैक्टिस के रूप में प्रैक्टिशनर के रूप कार्य नहीं करेगा जहां पर इसको भारत सरकार के विरुद्ध कार्रवाई में भागीदारी करना हो, या भारत सरकार के विरुद्ध कोई केस हो जहां पर यह अपनी किसी पक्ष की ओर से भागीदारी नहीं करेगा। ये तब हमेशा भारत सरकार के पक्ष में ही भागीदारी करेगा। भारत सरकार के विरुद्ध ये किसी भी तरह की कोई सलाह नहीं दे सकता, ना किसी व्यक्ति को, ना किसी संस्था को, ना ही किसी राज्य सरकार को। यह भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी सलाह नहीं देगा, यह प्रतिबंधित है पूरी तरह से। तो ये निजी प्रैक्टिस का अधिकार है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। एक और विषय इसके अंतर्गत बसता है, ध्यान रखिएगा, महाधिवक्ता के जो स्वरूप हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं। उसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, उसके पास भी ऐसे ही अधिकार है राज्य का विधि सलाहकार होने का, राज्य की सरकार का वकील होने का, राज्य में न्यायालयों में सुनवाई करने का, लेकिन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की आदेश से विधानसभा विधानमंडल में उपस्थित होने का, चर्चा में भागीदारी करने का, निजी प्रैक्टिस करने का, ये सारा का सारा स्वरूप भी भारत राज्यों के महाधिवक्ता के पास होता है। एक और अंतिम विषय का मतलब ये है कि जो ये व्यक्ति है इसको हटाने की क्या प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, इसको हटाने की, चाहे वो राज्य का महाधिवक्ता हो और भारत का महान्यायवादी हो, इसको हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। पहली बात, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक उसे पोस्ट पर रखेंगे, और जब उनकी इच्छा नहीं होगी तो वह उसे पद से हटा सकते हैं। नोटिस के माध्यम से, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, सीधे सीधे हटा सकते हैं। लेकिन यह राष्ट्रपति का जो कार्य है वो हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह से ही होगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। राज्य के मंत्री महाधिवक्ता के लिए राज्य की मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आएगा, राज्यपाल जो काम करेंगे उनकी सलाह के अंतर्गत आएगा। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो कभी भी हटाया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका कोई कार्यकाल हमको संविधान ने बिल्कुल नहीं बताया है कि इसका कार्यकाल क्या होगा, लेकिन एक व्यवहारिक रूप में हम ये मान सकते हैं कि जब ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता, तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं वो 65 वर्ष तक ही कार्य कर सकते हैं। तो यह व्यक्ति भी एक व्यवहारिक ढंग से अगर हम समझे तो 65 वर्ष तक कार्य कर सकता है। 5 वर्षों तक की ही इसकी एक टेन्योर होता है, कारण क्योंकि किसी भी सरकार का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तो उतना ही कार्यकाल इस व्यक्ति का भी हो सकता है। सबसे पहले आपने देखा होगा जब कभी भी सरकार अपने पद से इस्तीफा देती है तो ये एक ऐसा व्यक्ति होता है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता राज्यों में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सबसे पहले इस्तीफा देने का कार्य करते हैं। तो ऐसी भी स्थिति है, सीधी सी बात है। तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद धारण करते हैं।
इनकी वेतन भत्ते जो होते हैं वो भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं और उनमें कभी भी कटौती की जा सकती है। ऐसा नहीं कि नहीं कटौती की जा सकती, इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए। तो ये ध्यान रखिएगा, शपथ इत्यादि का जो प्रावधान है बिल्कुल सामान्य रूप से है। जो ऐसा आपके मुख्य न्यायाधीश वगैरह के लिए है भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से। हालांकि कोई विशेष उल्लेख जो है वो संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भारत के महान्यायवादी से संबंधित विषय है और राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित विषय है। कोई विशेष अंतर नहीं, इसलिए दोनों एक साथ ही पढ़ लिए। और बस संघ की जगह राज्य लगाते जाइए तो महाधिवक्ता हो जाएगा, राज्य की जगह संघ लगाते जाइए तो महान्यायवादी विषय हो जाता है। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई विषय नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर कुछ गड़बड़ है तो वो भी आप बता सकते हैं। आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।